नमस्कार, मैं हूं राम नमगाई और न्यूज इंडिया एक बार फिर हाजिर है अपने ग्राउंड जीरो के हीरोज के साथ। इस खास बुलेटिन में हमारे हीरो बताएंगे हर खबर की जमीनी हकीकत, वो भी ग्राउंड जीरो से। मुंबई में एक तरफ जहां कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन अब खतरे की घंटी बजाते हुए मुंबई में दस्तक दे चुकी है, तो वहीं अब मुंबई शहर में मिनी लॉकडाउन जो है वो लगने की संभावना जताई जा रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले कुछ घंटों के बाद जो है मुंबई शहर को लॉकडाउन की जो है वो मार पड़ने वाली है। इन सब के बीच एक सवाल जहन में उठता है कि आखिर वो मजदूर क्या करेगा जो पहली और दूसरी लॉकडाउन में अपने गांवों की तरफ पलायन करेगा। इस वक्त हम मुंबई के धारावी इलाके में कैसे ही कारखाने में आए हैं, जहां पर आप देखिए कि जो गारमेंट होते हैं, जो साड़ियां होती हैं, ड्रेस होते हैं, उनकी यहाँ पर बुनाई की जाती है, उनकी यहाँ पे सिलाई की जाती है, कटाई की जाती है। और ये मजदूर जो पिछले एक और दो लॉकडाउन हुए थे उसमें अपने गाँव की तरफ पलायन किए थे, अब इनके ऊपर एक बार फिर से पलायन का खतरा जो है वो मंडराते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि मामले कोरोना वायरस के तेजी से पैर पसारकर आगे बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मिनी लॉकडाउन या कुछ प्रतिबंध लगा देंगे तो इन सब के ऊपर फिर से रोजी रोटी का संकट मंडराने लगता है। हम कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, ये बताइए कि पहले और दूसरे लॉकडाउन में गाँव गए थे आप? मैं गांव में था, इधर नहीं था। हाँ। अब जब वापस से कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार कर फैल रहा है, लॉकडाउन लगने वाला है, टेंशन बढ़ गई है? बहुत टेंशन बढ़ गई है। कमाई कहाँ से होगा, घर पे खर्चा कहाँ चलाएंगे। तो फिर गांव की तरफ पलायन करेंगे? आपको लगता है कि अगर लॉकडाउन फिर गांव की तरफ जाएंगे आप? लॉकडाउन लगेगा तो गांव जाना ही पड़ेगा ना, यहाँ पे सब काम धंधा बंद हो जाता है। हाँ, दिक्कतें आती खाने पीने की? दिक्कत आती। बिल्कुल, जिस तरीके से मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन की बात करें, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन की बात करें, वहां पर पहले लॉकडाउन और दूसरे लॉकडाउन के दरमियान जो तस्वीरें दिखाई दी पूरे मुंबई शहर से, वो काफी भयानक थी। लोग पहले लॉकडाउन की बात करें तो ट्रकों में भर भर कर गांव जा रहे थे, और दूसरे लॉकडाउन की राहत की बात थी कि ट्रेन चालू थी, इस वजह से लोग ट्रेन के माध्यम से पलायन किए। लेकिन पलायन जो था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था, पलायन का सिलसिला लगातार जारी था। और भी कुछ जो मजदूर हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इनके मन में इन दिनों क्या चल रहा है, जब लॉकडाउन जो है दरवाजे पर आकर खड़ी है और तेजी से पैर पसाकर जो कोरोना वायरस है वो आगे बढ़ रहा है। भाई साहब, ये बताइए कि आप यहाँ पे काम करते हैं, अब जब लॉकडाउन जो लगने वाला है, कहा जा रहा है कि जल्दी लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन इस बार दो चीजें एक साथ बढ़ रही हैं, मन में क्या चल रहा है? डर है सब चीजें बंद हो जाए? भाई, जब फर्स्ट बार जब लॉकडाउन लगा था उसमें बहुत परेशानी हुआ था, बहुत हम लोग झीला। और मतलब ये है क्या, हम लोग बहुत कैसे भी करके हम लोग गाँव पहुँचा, फिर दूसरे बार लगाया, फिर अभी लगाने जा रहा है। तो हम लोग जान में डर रहेगा ना, हम लोग काम नहीं करूँगा, बार बार सरकार लगाएगा, लॉकडाउन लगाएगा। जहाँ से बीमारी जो उठा, जहाँ से चीन से या चाइना से जहाँ से भी तैयार हुआ वो बीमारी वहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ का इंडिया का सरकार बार बार लॉकडाउन ही लगाएगा, बोल बीमारी है। जब हम लोग वैक्सीन ले रहा हूँ, पहला लिया, दूसरा लिया, वैक्सीन ले रहा हूँ, तो हम लोग को कुछ परेशानी नहीं है। लेकिन बार बार सरकार जब लॉकडाउन लगाएगा तो हम लोग कहाँ कमाएंगे, हम लोग घर कैसे चलेगा, हम लोग रोजी रोटी कहाँ से आएगा। बार बार लॉकडाउन लगाएगा, गाँव चला जाएंगे तो वहाँ से मतलब अभी हम लोग को भाड़ा खर्चा होता है, कितना बार जाता है, कितने बार 2000, 4000, 5000 वो काम मोदी हम लोग को देगा, मोदी सरकार हम लोग को देगा पैसा। घर चलेगा कैसा, हम लोग को घर का खर्चा कैसे देगा। बिल्कुल, जो प्रवासी मजदूर हैं जो अपने गांव से आते हैं, गांव के अपने मुकुल से आते हैं और मुंबई शहर में आते हैं अपने रोजी रोटी के लिए, अगर जब लॉकडाउन लग जाता है तो इन सारी चीज़ों पर, व्यवसाय पर उसका बहुत असर पड़ता है, जिसकी वजह से जो मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर यहाँ मुंबई शहर में आते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, वो पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद तो उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये 4 ऐसे बड़े राज्य हैं जहां से सबसे ज़्यादा मजदूर इस मुंबई शहर में आते हैं और अपनी रोजी रोटी अपने व्यवसाय के जरिए यहाँ पर रहते हैं। लेकिन लॉकडाउन की आहट के बीच इन मजदूरों के मन में भी दर्द है, क्योंकि 2 लॉकडाउन की जो तस्वीरें हैं इन्होंने देखी थी, कैसे ये गाँव गए थे और कैसे गाँव से दोबारा वापस आए। अब जिस तरीके से अगर एक बार फिर से मुंबई शहर में मिनी लॉकडाउन या कुछ और प्रतिबंध लग जाते हैं तो कहीं न कहीं दिक्कतें इन मजदूरों की फिर से एक बार बढ़ जाएगी। कैमरा नवाज शेख के साथ शुभम पांडे, न्यूज इंडिया, मुंबई।
मुंबई की दूसरी लाइफलाइन कही जाने वाली बेस्ट बसों में जब से ही 60 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको हम ये दिखाएंगे, ये बीएसटी बस है। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी भीड़ बढ़ी हुई है। ये बस है, यहाँ पर बस के अंदर की भीड़ आपको एक बार दिखाना चाहेंगे। एक दूसरे के संपर्क में किस तरीके से लोग आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बस भरी हुई है। तो कैमरामैन से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार ये बस का नज़ारा दिखाएं। जिस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि जो है 5 से अधिक लोग जो है एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे, क्योंकि कोरोना एक दूसरे में ना फैले, इसके लिए मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे को भी जो है सख्त किया गया था, वहां पर काफी भीड़ कम हो, इसलिए ये सारी चीजों का ऐलान किया गया था। लेकिन बेस्ट बसों का आप नजारा देख सकते हैं कि कितनी भरी हुई खचाखच जो है ये बस जा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के साथ में, उनकी जान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिरकार सरकार इस पर अंकुश कब लगाएगी? वीडियो जर्नलिस्ट बबलू के साथ प्रेमलता मौर्य, न्यूज इंडिया, मुंबई। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जांच शुरू हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई जांच टीम आज पंजाब के फिरोजपुर में पहुंची और जांच शुरू कर दी। यह जांच टीम सबसे पहले उसी स्थान पर पहुंची जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला करीब 20 मिनट तक रुका रहा। इस टीम ने वहां से वो तमाम साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जो इस जांच में सहायक हो सकते हैं। जानकारी मिल रही है कि इस टीम ने यह आकलन भी किया कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री से कितनी दूरी पर थे और आसपास का एरिया कैसा था। इसके साथ ही इस जांच टीम ने यह भी जानने की कोशिश की कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इतनी देर रुका रहा, वहां से पाकिस्तान की सीमा कितनी दूरी पर है। फिलहाल इस जांच में क्या निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा, लेकिन इस वक्त इस मामले में सियासत भी खूब हो रही है, क्योंकि देश भर से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता एक तरफ जहां पंजाब सरकार पर हमलावर हैं और इसे साजिश करार देते हुए पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बचाव की मुद्रा में है। कैमरामैन आकाश के साथ कुलवीर दीवान, न्यूज इंडिया, चंडीगढ़। पंजाब की घटना को लेकर के हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय पर पहुंचे और यहां वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के यहां पर पहुंचे हैं। सोनिया गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। मामला काफी यहां पर गंभीर हो गया है, दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है, दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का केंद्रीय कार्यालय है, यहाँ पर लगातार धरना नारेबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने खड़े होकर के नारेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए, हिंदू युवा वाहिनी के जो कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इधर कांग्रेस के लोग हैं, वो भी जो है धरना नारेबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। और यहाँ हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं। ये बताइए क्यों आए आप लोग, क्या मामला है? जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का इन्होंने अपमान किया है, हम सारे लोग देशभक्त हैं और हम इसका विरोध करते हैं। हम कहते हैं राहुल जो इटली में जाकर के बैठा हुआ है वो क्यों नहीं बाहर निकलता, और सोनिया ताई जो अपने घर में बैठी हुई है, चन्नी के द्वारा जो ईसाई मशीनरी चला रही है पंजाब में, उसको क्यों आदेश नहीं देती अपने चरण वंदना का जो उसको उपहार दे रही है, उसको रोकना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, ऐसा कृत्य कभी भी नहीं करे, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। ये नारे कर रहे हैं, आप लोग क्यों नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। 750 किसानों का कातिल है नरेंद्र मोदी। 750 भैन भरा शहीद हो गए, लेकिन नरेंद्र मोदी 10 किलोमीटर ते नहीं जा सकिया। पंजाब का माहौल खराब करने भाजपा जा रही है, ਅਸੀਂ पंजाब का माहौल खराब नहीं होने देवांगे। राहुल गांधी जी पहले दिन तो किसानों के नाल खड़े ने, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आज एक दलित मुख्यमंत्री बन गया पंजाब का, और नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। 750 किसान साडे भरा शहीद हो गए, वो भाजपा तो बर्दाश्त नहीं हो रहे। जो दलित मुख्यमंत्री पंजाब का बनाया गया, कांग्रेस पार्टी किसानों के नाल खड़ी है और खड़ी रहेगी। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इधर हिंदू युवा वाहिनी के
कार्यकर्ता हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र के साथ संजीव कुमार, न्यूज इंडिया, दिल्ली। वैश्विक महामारी कोरोना का कहर एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। कोरोना की रफ्तार अब बेलगाम हो चुकी है, जिसके मद्देनजर एहतियात के तौर पर पाबंदियां और सख्तियां भी बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया है। इससे पहले आप तस्वीरें देखेंगे सरोजिनी नगर मार्केट की कि किस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा शनिवार और रविवार को। ऐसे में मूवमेंट पर पाबंदी रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी। लेकिन ये जो भीड़ है ये डराती है। भले ही लोग मार्केट में खरीदारी करने आए हों, लेकिन आप साफ तौर पर तस्वीरों में देखेंगे कि किस प्रकार से कोविड प्रोटोकॉल की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं हो रही है और जो ये ऑड इवन के तहत दुकानें खुल रही हैं, आधी दुकानें बाजार में खुली, लेकिन बावजूद इसके जिस प्रकार की भीड़ उमड़ रही है ये वाकई में डराती है। भले ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहले से नाइट कर्फ्यू लागू हो, लेकिन वो बेअसर साबित हो रहा था। ऐसे में दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि वीकेंड कर्फ्यू भी लागू किया जाए, ताकि कोरोना संक्रमण के जो मामले बेतहाशा वृद्धि उनमें हो रही है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सके। इसी के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा, ताकि कोरोना जल्द से जल्द इस देश से बाहर हो और कोरोना संक्रमण के जो मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं काबू पाया जा सके। कैमरा सहयोगी आकाश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज इंडिया, दिल्ली। पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज सुनवाई हुई और अब सोमवार को फिर से सुनवाई होनी है। दूसरी तरफ बीजेपी के सांसदों ने आज संसद के अंदर मौन धरना भी दिया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी, अनिल जी आपने आज धरना दिया, क्या संदेश, क्योंकि पंजाब सरकार ने भी कमेटी का गठन किया और सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई सोमवार को। नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का जो मामला है ये कोई साधारण विषय नहीं है और पंजाब सरकार जो खुद कटघरे में है वो इसकी कैसे जांच करेगी। उन्होंने जो जांच कमेटी में सदस्य भी बनाए हैं वो सदस्य भी पंजाब सरकार के इन्फ्लुएंस में काम करेंगे और वो खुद बचाने की अपने आप की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है ये प्रकरण कांग्रेस की, खालिस्तान के कुछ लोगों की और पाकिस्तानियों की, चूँकि सिद्धू जी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के बड़े दोस्त हैं, उनकी सबकी ये मिलीजुली साजिश है माननीय प्रधानमंत्री जी की हत्या की। चूँकि लोकतांत्रिक तरीके से वो माननीय प्रधानमंत्री जी को परास्त नहीं कर पा रहे, तो ये उन्होंने कुंठित होकर इस प्रकार का घृणित कार्य करने की कोशिश की है। सर, आप लोग आरोप लगा रहे कि पंजाब सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसमें खुद वहाँ के जो एक सदस्य मौजूद हैं उनके ऊपर आरोप है, लेकिन यही अगर आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी तो पंजाब सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने भी आरोप लगा रहा है कि गृह मंत्रालय की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है उसमें भी एक एसपीजी के अधिकारी हैं और एसपीजी की गलती जो है वो लगातार पंजाब सरकार कह रही है। नहीं, एसपीजी की गलती नहीं है। देखिए, इसमें जो फेलियर है वो लोकल इंटेलिजेंस का है, लोकल पुलिस का है। लोकल पुलिस जो है वो तो पंजाब सरकार के, एसपीजी का जो दायरा होता है वो तो लोकल है, वो तो प्रधानमंत्री जी का जो इनर सर्किल है उसकी जिम्मेदारी, उसमें फेलियर नहीं हुआ। उन्होंने तो इसको बखूबी निभाया है। जैसे उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री जी का काफिला रुक रहा है तो उन्होंने बाकायदा गाड़ियां लगा के पूरी सुरक्षा की। ये तो मामला पूरा का पूरा पंजाब पुलिस के ऊपर बनता है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने क्लियरेंस दिया कि रूट क्लियर है और रूट क्लियर नहीं था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ऐसी चूक नहीं कभी भी बर्दाश्त की जा सकती और मैं तो इस मामले में ये मांग करता हूँ कि इनके खिलाफ, पंजाब के सीएम के खिलाफ, पंजाब के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी के खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज हो और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो बिल्कुल अनिल अग्रवाल जी ने साफ तौर पर कहा है कि सुरक्षा कारणों से देश ने 2 प्रधानमंत्रियों को खोया है और ये केवल किसी बीजेपी के नेता का मामला नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का मामला है और यही वजह है कि लगातार बीजेपी जो है इस पूरे मामले की जांच चाह रही है, क्योंकि पंजाब सरकार की गलती पूर्ण रूप से निकलकर सामने आ रही है। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। पीएम को जो काफिला था उसको रोका गया और लगातार साजिश की कांग्रेस जो है वो चुप बैठी है। इसको लेकर गिरिराज सिंह जी से बात करेंगे। सर, लगातार आज तो मनीष तिवारी ने भी कहा है कि वहाँ से सिर्फ मात्र 15 किलोमीटर दूर पे
पाकिस्तानी बॉर्डर है और जो उनकी जो रेंज है, जो उनके जो गोला बारूद की, वो 35 किलोमीटर है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि देश के हालात को स्वीकारने का काम किया है। शायद ये सद्बुद्धि पंजाब की सरकार को और उससे जुड़े हुए बड़े लोगों को आ गया होता तो आज ये दुर्घटना नहीं घटती और ये संजोग नहीं था, बल्कि एक साजिश था प्रधानमंत्री की हत्या की। पर अगर बात की जाए तो वहीं जो सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहले कहते हैं कि मैं कोविड था, उसके बाद फिर वो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। अब सारी बातें खुल के आ रही है, सबके कागजात हैं, सब। अब जानकारी अगर नहीं है तो इससे बड़ा और क्या झूठ हो सकता है। पर कांग्रेस भी इस पे लगातार बोल रही है कि भीड़ नहीं थी, प्रधानमंत्री इसलिए उनका काफिला ऐसा हो गया। ऐसा बचकाना आप भी पूछ रहे हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, देश में कौन ऐसा नेता है विपक्ष में जो कहीं भी जाए देश के किसी कोने में और मोदी के सामने भीड़ ना आए। मोदी आज देश का, दुनिया का लोकप्रिय नेता है। गिरिराज जी, एक लास्ट सवाल है कि लगातार अब बीजेपी आप प्रधानमंत्री की पूजा की उम्र के लिए पूजा की जा रही है, वहीं सोनिया गांधी ने कल 24 घंटे के बाद जगी हैं, उससे पहले उनको याद नहीं आया और आज राहुल गांधी ट्वीट करते हैं। देखिए, जब देश आक्रोशित होता है तब इनका ध्यान खुलता है। ये सब बताता है कि क्या है देश देख रहा है कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को गाली देते देते एक प्रधानमंत्री की जिंदगी से खिलवाड़ कर बैठी वहां की सरकार। कैमरामैन नरेश के साथ दीपक चौबे, न्यूज इंडिया, दिल्ली। जैसे जैसे 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों को तमाम जातियों की याद आ रही है, तमाम धर्म को लेकर सम्मेलन किए जा रहे हैं। यानी कि जाति और धर्म को लेकर जो राजनीतिक बिसात है वो बिछनी शुरू हो गई है। आज भारतीय जनता पार्टी राजधानी लखनऊ में परशुराम की मूर्ति स्थापित कर रही है। ये वो मूर्ति है, 11 फीट की ये पूरी मूर्ति है, जिसमें कि 6 फीट का ये चबूतरा है और 5 फीट की ये मूर्ति है। ये मूर्ति सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पुत्र मयंक जोशी के द्वारा स्थापित की गई है। ये लखनऊ का साहसवीर मंदिर है और इस मंदिर में ये मूर्ति की आज स्थापना हुई। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जो कि ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं वो आज यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने इस मूर्ति का उद्घाटन किया। तो कहा जाए एक बार फिर से, जिस तरह से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी लगातार 16% जो ब्राह्मणों की संख्या है उनको अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही है और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं ब्राह्मण नाराज है। इस बात को लेकर कई मीटिंग और बैठक भी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की और आज ब्राह्मण समाज के जो इष्टदेव हैं परशुराम जी, उनकी मूर्ति की स्थापना की जा रही है। देखना ये होगा कि इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलता है आने वाले 2022 के चुनाव। कैमरामैन हरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव में किसी गठबंधन के साथ उतरने से पहले अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज लखनऊ में उन्होंने हैदराबाद की एक संस्था CDPP के जरिए से एक रिपोर्ट पब्लिक की। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के असली हालात क्या हैं, वो कितने पिछड़े हुए हैं, नौकरियों में उनको कितना रोजगार मिल रहा है, कितने वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और कितने लोग यहाँ से छोड़ करके दूसरे देशों और दूसरी जगहों पर जाते हैं। ये सारी रिपोर्ट इस बात को साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है। वो यहाँ से माइग्रेट करते हैं, बावजूद इसके उनको अपनी कमाई का पूरा हिस्सा नहीं मिलता है जिसे वो अपने घर तक भेज सकें ताकि उनके घर वाले भी कुछ ज़्यादा कामयाब हो पाएँ। इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी ने न केवल बीजेपी सरकारों को बल्कि अखिलेश यादव और मायावती की सरकारों को भी जिम्मेदार ठहराया है। वो किसी गठबंधन में जा रहे हैं, ये बात तय है, लेकिन किसके साथ वो गठबंधन करेंगे हफ्ते 10 दिन में ये चीज़ें जाहिर की जाएंगी। लेकिन फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के हालात को जाहिर करके उनके अपने आप को उनका लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये अभी आगे देखना होगा। विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। जैसे जैसे चुनाव
जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे अगर बात किया जाए तो धार्मिक उन्माद फैलाने के लेकर के लोग जो है कहीं पे पोस्टर वार कर रहे हैं, तो कहीं पे जो है ना हिंदुओं को लेकर के जो है नेताओं के द्वारा प्रचार किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो वाराणसी के घाटों पर हिंदू लोगों को जो है धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए यहाँ पे पोस्टर लगाए गए थे, जिनमें साफ तौर पे लिखा गया था कि यहाँ पर गैर हिंदू लोग जो है घाटों पर प्रवेश ना करें, पर उनके लिए प्रवेश वर्जित है। तो इस तरह का पोस्टर जो है ना घाटों पे लगाया गया था। हालांकि रात में जो है इसे कुछ लोगों ने हटा दिया है, लेकिन इस पर जो है लगातार जो है विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर अगर हम बात करते हैं तो आज कांग्रेस के पदाधिकारी जो है जिला मुख्यालय पहुंचे थे। उन्होंने जाकर के जो है कमिश्नरेट को जो है ज्ञापन भी सौंपा है। और इस तरह से अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से हिंदू गंगा जमुना की तहजीब जो है ना वाराणसी मानी जाती थी, और गंगा जमुना तहजीब के अंतर्गत बात करते हैं तो यहाँ पर इस तरह का पोस्टर लगाना जो है कितना सही है और कितना गलत है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो ये जो है काफ़ी अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस समय आपको बता दूं कि वाराणसी के हम 80 घाट पर मौजूद है, जहां पर 80 घाटों पर जो है इस तरह के पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया था कि गैर हिंदू के लोग जो है यहाँ पर प्रवेश ना करें, उनका प्रवेश वर्जित है। तो इसको लेकर के जो है हम लोग कुछ लोगों से बात भी करेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये पोस्टर लगाए गए थे वो कितना सही है, या इसका लोग जो है इसके बारे में लोग जो है क्या सोचते हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया सबसे पहले तो अपना परिचय बता दें। मैं आशुतोष सिंह चंदेल, जिला कुशीनगर से आया हूँ, बुद्ध की नगरी से। आशुतोष जी, ये बताइए कि कल घाटों पे एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें ये लिखा गया था कि घाटों पर जो है गैर हिंदू के लोगों का प्रवेश वर्जित है, तो आप इसको कितना सही मानते हैं? देखिए, अगर इसके कुछ दिन पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने लगाया था कि सूर्य नमस्कार गलत है, उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग इसका पूरा समर्थन करते हैं। यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो उनको आना भी वर्जित होना चाहिए। काशी अगर मानते हैं कि धर्म की नगरी है, साथ ही साथ अगर कहा जाए तो गंगा जमुना की तहजीब भी यहाँ पर लोगों में है, तो ऐसे में इस तरह का पोस्टर लगाना क्या ये सही होगा? क्योंकि कई लोगों इससे आहत भी हो रहे हैं। देखिए, ये बात तो सही है कि आहत हो रहे हैं, लेकिन जो इसके पहले सूर्य नमस्कार के प्रति लेके बोला गया तो उस पर भी ध्यान करते हुए तो ये कुछ लोगों ने अपने अपने विचार रखे। हालांकि जिस तरह से ये पोस्टर लगाया गया था, इसको कुछ लोगों ने जो है घाटों से हटा दिया है। इस पर लगातार विवाद बढ़ता भी जा रहा है। कांग्रेस के साथ साथ जो है कई राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध भी कर रही हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काशी जो है पर्यटक स्थल है और यहाँ पे काफ़ी दूर दराज से लोग जो है ना काफ़ी पर्यटन भी आते हैं। तो ऐसे में जो है इस तरह का पोस्टर लगाना जो है कहीं ना कहीं लोगों को जो है ना आहत भी करेगा। और इसके साथ साथ अगर करते हैं तो पर्यटक की दृष्टि से अगर हम बात करें तो इस पर जो है काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। न्यूज़ इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी।